वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन कलकत्ता के जोरा सांको के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि गुरु देव रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उनके पिता गुणेंद्रनाथ जो स्वयं चित्रकार थे तथा माता सौदामिनी टैगोर थीं। उनके दादा गिरीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ के बड़े भाई गगनेंद्रनाथ थे। उनकी बहन सुनैनी देवी 1875 से 1962 ईस्वी भारत की प्रथम महिला चित्रकार मानी जाती हैं। सुनैनी देवी का विवाह 11 साल की उम्र में राजा राम मोहन राय के पोते रजनी मोहन चटर्जी से हुआ था। सुनैनी देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों के साथ पात्रों की प्रसिद्ध लंबी आंखों ने यामिनी राय जैसे प्रतिष्ठित चित्रकार को भी प्रभावित किया था। सुनैनी के दो चित्र लक्ष्मी जो कागज पर वाश टेम्परा द्वारा बनाई गई थी तथा ग्वालिन कागज पर टेम्परा पर बनाई गई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अवनींद्रनाथ के प्रिय शिष्या का नाम रानी चंद्रा था जो मनीषी डे की बहन थी तथा साहित्यकार नृत्यांगना के साथ कुशल चितेरी भी थी। अवनींद्रनाथ का परिवार शिक्षित और सभ्य था। जहाँ एक ओर वह पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक था। ज्ञात रहे कि ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को खासा प्रभावित किया। ब्रह्म समाज को 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर स्थापित किया था। सन 1881 से 1890 ईस्वी के बीच अवनींद्रनाथ ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से संबंध स्थापित हो गया। अवनींद्रनाथ ने 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही बादल, पशु पक्षी, सरोवर और प्रकृति के ऐसे रेखांकन कर डाले थे जिससे लोग चमत्कृत हो जाते थे। उनके पिता ने अपने बेटे की प्रतिभा को देखकर शहर के कोलाहल से दूर कला शिक्षा का प्रबंध किया, परंतु आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तब अवनींद्रनाथ की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 1890 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु के आसपास उनका दाखिला कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में करा दिया गया। उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य व इतालवी कलाकार सिग्नोर गिलहार्डी के निर्देशन में पेस्टल रंग पद्धति सीखा। इटली के इस कला आचार्य की तब बड़ी प्रतिष्ठा थी। तत्पश्चात 1893 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से तैल रंग पद्धति का ज्ञान अर्जित किया। इस तकनीक को सीखने के बाद उन्होंने द्वारिकानाथ ठाकुर तथा रवींद्रनाथ टैगोर के व्यक्ति चित्र बनाए। ये व्यक्ति चित्र राजा रवि वर्मा के चित्रों से काफ़ी समानता रखते हैं। सन 1889 ईस्वी में उनका विवाह सुहासिनी देवी से हो गया जो भुजगेंद्र भूषण चटर्जी की पुत्री थी। 1902 ईस्वी में उन्होंने दो विख्यात जापानी चित्रकारों याकोहामा तैकान और हिशिदा से जापानी वास्तु तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया। ये दोनों चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर पर ठहरे थे। वास्तु तकनीक, जिसे अपने यहाँ प्रक्षालन विधि कहा जाता है, विशुद्ध जापानी पद्धति है जिससे चित्र को नवीन दृश्यता दी जाती है। अवनींद्रनाथ ने यही पद्धति सीखी और जल रंग तथा टेम्परा के संयोग से अपनी निजी वास्तु तकनीक को जन्म दिया। आगे चलकर यही वास्तु तकनीक बंगाल स्कूल की पहचान बन गई। इस तकनीक को सीखने के बाद उन्होंने भारत माता 1905 में, तिस्स रक्षिता 1906 में,
चांददीप 1906 में आदि अपने प्रसिद्ध चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ के भीतर कला की नैसर्गिक प्रतिभा तो थी ही, कला शिक्षा प्राप्त कर और वे भी समर्थ हो गए। अवनींद्रनाथ कला का व्यवसायीकरण नहीं चाहते थे। उनकी कला को सबसे पहले रविन्द्रनाथ ने पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ ठाकुर के संपादन में उन दिनों एक महत्वपूर्ण पत्रिका भारतीय बालक निकलती थी। इसी पत्रिका में अवनींद्रनाथ के आरंभिक चित्र प्रकाशित हुए। रविन्द्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ और परिवार के अन्य शुभचिंतकों की प्रेरणा व आग्रह से 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में अवनींद्रनाथ ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया। उनकी आरंभिक कृतियों में अभिसारिका, जो जल रंग में बनाई गई है, इसकी माप 24.1 × 15.9 सेंटीमीटर। इसका संग्रह इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। अवनींद्रनाथ टैगोर की यह एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसकी रचना उन्होंने 1892 ईस्वी में की थी। कालिदास के ऋतुसंहार से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ने इस कृति को बनाया था। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में लिखित बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के हिंदी अनुवाद 2016 अनुवादक डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी के कवर पेज पर इस चित्र को छापा गया। शुरू में अवनी बाबू राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे और यूरोपीय शैली में तैल रंगों का काम करना पसंद करते थे। 1901 ईस्वी में उन्होंने तैल रंगों में काम करना शुरू भी कर दिया था। इस माध्यम में उनकी बनाई कृतियाँ तत्कालीन बांग्ला पत्रिका साधना में छपी। इसी बीच तत्कालीन देश में छिड़े आंदोलन से वे काफ़ी प्रभावित हुए और कला के क्षेत्र में भारतीय अस्मिता की आवश्यकता अनुभव की। इसी समय उन्होंने अपने चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास और विद्यापति के वैभव के वैष्णव पदावली पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई तथा कृष्णलीला की चित्रमाला पूरा की। इन चित्रों पर राजपूत कलम का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस समय के उनके चित्रों पर यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नजर आने लगी थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्लाभिसारे करता है, जो पूर्ण रूप से भारतीय चित्र शैली में बना उनका पहला चित्र है। यह वह समय था जब अवनींद्रनाथ भीतर से बहुत विचलित रहा करते थे। उन्हीं के शब्दों में, मैं बहुत व्याकुल हो उठा, मेरे हृदय में एक प्रकार की चाह और इच्छा उठ रही थी। मैं उसका अनुभव तो किया करता था, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता था। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता कला महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य E.V. हैवेल की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ के कला सृजन में गुणात्मक परिवर्तन आया। हैवेल ने उन्हें राजपूत, मुगल और फारसी शैलियों से सर्वथा पहली बार परिचित कराया था तथा इन शैलियों से एक नई समन्वित शैली के विकास को उकसाया। इसी का असर था कि अवनी बाबू ने 1895 से 1905 ईस्वी के मध्य राजपूत शैली की बाकायदा तकनीक शिक्षा राम प्रसाद नामक एक कलाकार से ली। कृष्णलीला की चित्र श्रृंखला में राजपूत शैली के स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके बाद अवनींद्रनाथ ने मुगल और फारसी कला की तकनीक भी सीखी और हैवेल के निर्देशानुसार एक समन्वित कला शैली विकसित करने की चेष्टा की। 1905 से 1915 ईस्वी तक अवनी बाबू कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में उप प्रधानाचार्य पद पर रहे। इसी दौरान 1905 ईस्वी में E.V. हैवेल द्वारा प्राचार्य पद की कुर्सी खाली करने पर 1905 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रहे। 1909 ईस्वी से वर्ष 1927 ईस्वी तक यहाँ पर्सी ब्राउन ने प्राचार्य पद पर कार्य किया। 11 जुलाई 1928 ईस्वी को मुकुल चंद्र डे को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता का पहला अस्थायी भारतीय प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। अवनींद्रनाथ जिस बेचैनी को लगातार महसूस कर रहे थे और कुछ नया रच पाने की जुगत में थे, वह इच्छा इसी आर्ट कॉलेज में करते हुए ही पूरी हो पाई थी। 1 लाख
यह भी था कि भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए शासन का संरक्षण भी मिल गया था। 1907 में अवनींद्रनाथ ने सिस्टर निवेदिता, सर जॉन वुडरॉफ तथा अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में सहयोग किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। इनके 30 संस्थापक सदस्यों में से 25 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। इस संस्था के अनेक विदेशी कलाविदों को आमंत्रित करके मुक्त विचार विनिमय किए, नए नए प्रयोग किए और देश में कला का प्रचार किया। इस सोसाइटी के तत्वाधान में सन 1919 ईस्वी में उसी गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किया। इसके अलावा मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी पत्रिका का प्रकाशन भी इसी संस्था से हुआ था। 1909 से 1911 ईस्वी में लंदन की इंडिया सोसाइटी ने अजंता के चित्रों की अनुकृति के लिए लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में एक दल भारत भेजा। भारत में अवनींद्रनाथ के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के उनके कई योग्य शिष्य, जिसमें नंदलाल बोस, आशित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त तथा वेंकटप्पा इत्यादि थे, ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कराने में उस दल की मदद की। अवनींद्रनाथ ने पहली बार अजंता की भव्य कला के दर्शन किए। इस तरह से अजंता राजपूत, मुगल, फारसी, जापानी, यूरोपीय तथा स्थानीय कला शैलियों के समन्वय से एक नूतन कला शैली का उद्भव हुआ, जो बंगाल चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। बंगाल चित्र शैली ने ही आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला रखी थी। नव भारतीय कला के आद्य कृषि रहे अवनींद्रनाथ टैगोर की कला का महत्व सभी आलोचकों ने एक समान नहीं माना है। सन 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि इनकी रंग योजना इतनी धुंधली है कि चित्र का विषय तक समझने में बड़ी कठिनाई होती है। यद्यपि इनके चित्र किंचित लावण्य युक्त हैं, तथापि उनमें अतिभावुकता, दुर्बल रेखांकन एवं अंधकारमय वर्णिका आदि दोष भी हैं। आर्चर ने कुमार स्वामी का अनुकरण करते हुए 1959 ईस्वी में कहा था कि अपने 30 वर्ष के विकास काल में अवनी बाबू की शैली में कुछ विशेषताएं स्थिर हो गई थीं। निश्चयहीन रेखा, आकृतियों की अस्पष्टता, रंगों का फीकापन, नारियों जैसी कोमल आकृतियों में रुचि, रोगियों जैसे दुर्बल शरीर तथा थोथी भावुकता इनके प्रमुख लक्षण थे। यह भी विडंबना देखिए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने भारतीय कला के 25 साल शीर्षक प्रदर्शनी में आधुनिक भारतीय कला के पूर्ववर्ती के रूप में अवनींद्रनाथ का नाम गिनाना भी उचित नहीं समझा। इन सब आलोचनाओं व अवहेलनाओं के विपरीत कतिपय अन्य कलाविदों की दृष्टि में वे महान कलाकार थे। जया अप्पा स्वामी ने अवनींद्रनाथ की कल्पनाओं को व्हीसलर से श्रेष्ठ तथा रंगों व आकाशीय प्रवाहों को टर्नर से उत्तम माना। विनोद बिहारी मुखर्जी ने लिखा है, अवनींद्रनाथ चित्रकला की किसी परंपरा के संस्थापक नहीं, बल्कि एक नई शैली के सर्जक थे। उन्होंने पूरब और पश्चिम की तकनीक का समन्वय किया और उससे कला की एक नई शैली का विकास किया। पश्चिम तकनीक की विशेषताओं को बिना जांचे परखे अपनी कला में सम्मिलित कर लेने की समस्या आधुनिक चित्रकारों के लिए एक गंभीर समस्या रही है। अवनींद्रनाथ ने जिस सफलता के साथ इस समस्या का समाधान किया, वह संभवतः आधुनिक पार्वत्य कला के इतिहास में अनूठा है। प्रदोष दास गुप्ता ने अवनी बाबू को विलियम ब्लेक के समान आदर्श विचारक कलाकार उद्घोषित किया। वर्ष 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रसिद्ध कला इतिहासकार गीता कपूर ने भारतीय कला के 100 साल शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने अवनींद्रनाथ के कई मूल चित्र भी शामिल किए। प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ के इन चित्रों को देखकर कृष्ण खन्ना ने स्वीकार किया था कि हम लोगों ने इस बड़े कलाकार के काम को कभी नहीं देखा था। बिना उनके काम देखे ही हम उसके खिलाफ हो गए। आगे चलकर अनेक महत्वपूर्ण समकालीन
कलाकार अवनींद्रनाथ की इस महान कला के अनुगामी बने। मिसाल के तौर पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार गणेश पाइन की कला में जो कविता, रहस्य और आश्चर्य की जादुई दुनिया है, उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत अवनींद्रनाथ के चित्र है। बहरहाल उन्हें लेकर जितना खिलाफत हुई हो, पर सच यह है कि उन्होंने अवसादग्रस्त भारतीय कला को सहारा दिया। एक तरह से भारतीय कला में नवजागरण का दौर शुरू हुआ। रंग विधान की दृष्टि से अवनींद्रनाथ का एक शुद्ध इटालियन और मुख्यतः वेनिस के किसी कलाकार के समान थे। उनकी चित्रांकन शैली अंग्रेजों जैसी ही थी। रंगों की सुकुमारता, रेखाओं की मृदुलता और लयकारिता, विशिष्ट भारतीयता से आच्छादित परिवेश, भारतीय अस्मिता से संबंधित विषयों का चयन और एक प्रकार से अपनी जातीय गौरव की खोज करने वाली अवनींद्रनाथ की कला सचमुच पराधीन भारत में कला की क्रांति ही थी। अवनींद्रनाथ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी महान चित्रकार थे। वे नूतन भारतीय कला संस्कृति के सच्चे अर्थों में पिता है। उनके नेत्रों में कला का जो रूप स्फुरित हुआ था, आज हम उसी के विकसित शरीर की कुछ झांकी देख रहे हैं। चाहे रेखाओं की लयात्मकता हो, चाहे रंगों में विदुलता हो, चाहे अलंकरण मुक्तता हो या चाहे जीवंत दृश्यात्मकता हो, उनकी शैली सर्वथा यथार्थवादी होते हुए भी विशुद्ध गत्यात्मक और रचनात्मक रूप से कल्पनाशील है, जो किसी प्रभाव की उपज न होकर अपनी व्यक्तिगतता ही प्रदर्शित करती है। रंगों के प्रयोग में भी वे विलक्षण कलाकार थे, जिनकी चित्रभाषा की अद्वितीयता अपूर्व प्रभाव छोड़ती है। चाहे वास्तु तकनीक हो या जल रंग में काम हो या तैल रंग अथवा टेम्परा विधि में काम हो, सर्वत्र रंगी संतुलन और निपुणता का प्रदर्शन शायद ही कोई दूसरा कलाकार कर सकता है, जैसा अवनींद्रनाथ ने किया। अवनींद्रनाथ ने पेस्टल, क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल और स्याही से भी कृतियों का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एचिंग विधि से भी कुछ कृतियों का निर्माण किया, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। चित्रकार के रूप में अवनींद्रनाथ मुगल मिनिएचर कला की श्रेष्ठता से गहरे स्तर पर प्रभावित हुए थे। उनका यह भी मानना था कि मुगल चित्रकला में भाव का अभाव है। इस कला में मानव कृतियाँ में प्राण नहीं है, उससे मशीनी गुड़िया में बदल दिया गया है। अवनींद्रनाथ और उनके योग्य शिष्यों में भाव की केंद्रीय उपस्थिति है। बाद में जब बंगाली स्कूल पतन और पलायनवाद का शिकार हुआ, तो भाव की जगह भावुकता ने ले ली। नतीजा यह हुआ कि यामिनी राय और अमृता शेरगिल सरीखे नामों ने बंगाल स्कूल की सीमाएं आसानी से स्पष्ट कर दी। अवनींद्रनाथ की कोमल संवेदना थी। पश्चिमी कला प्रशिक्षण की शैली उन्हें भयभीत कर देने वाली नजर आती थी। नग्न पुरुष की लाइफ स्टडी करने की बात हो या मनुष्य की खोपड़ी सामने रखकर रेखांकन करने का काम हो, अवनींद्रनाथ इस तरह के प्रशिक्षण से बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे। हैवेल ने जब उन्हें मुगल मास्टर चित्रकार मंसूर के लघु चित्र साइबेरियन सारस को लेंस से देखने का अवसर दिया, तो अवनींद्रनाथ इस तीसरी आंख से कला की जादुई दुनिया को देखकर हैरान रह गए। अवनींद्रनाथ ने भारत की चित्रकला को दो महान भेंट दी है। पहली भेंट है प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन, दूसरी भेंट है व्यक्ति चित्रों, पोर्ट्रेट का संसार। उनके अधिकांश सफल व्यक्ति चित्र पेस्टल रंग और जल रंग में हैं। इस पद्धति में गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके 1913 ईस्वी के चित्र शाहजहां का गुजरना या पासिंग ऑफ शाहजहां में जाड़े की सुबह दूर कुहरे से झांकता ताजमहल तथा अग्रभूमि में यास्मीन बुर्ज के वे स्तंभ हैं जहां शाहजहां को बंदी बनाकर रखा गया था। चित्र के मध्य में वृद्ध शाहजहां कारागार में असहाय अवस्था में पड़ा है।
उसका सिर ताजमहल की ओर तिरछा उठा हुआ है। उनके निकट ही नीची दृष्टि किए पुत्री जहाँ आरा बैठी है। आकाश की काफी रंगत और वातावरण के सूनेपन से शोक का भाव सृजित किया गया है। रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित इस चित्र में अवनींद्रनाथ ने अपने शोक को बादशाह की ठहरी हुई नज़र द्वारा प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है। उन्होंने मुगल शैली में जो चित्र अंकित किए थे उसके उदाहरण हैं आलमगीर नूरजहां, ताज का स्वप्न, ताजमहल का निर्माण, शाहजहां द्वारा ताज की अंतिम झांकी इत्यादि। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध उपजे स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने बंकिम चंद्र के वंदे मातरम पर आधारित भारत माता की ऐसी अद्भुत छवि बनाई जो घर घर पहुंच गई। इसमें एक साध्वी की तरह भगवा साड़ी पहने भारत माता को ज्ञान और कृषि की देवी के रूप में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में गेहूं की बाल, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में श्वेत वस्त्र है। यह चतुर्भुजी आकृति अवनींद्रनाथ की प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक चाहते थे कि इस तरह की छवि घर घर में टंगे। राजा रवि वर्मा की सुंदर ऐन्द्री गहनों से लदी स्त्रियां नहीं। मई 2016 में इस चित्र को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल व रविंद्र भारती सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ टैगोर के 123 चित्रों के साथ प्रदर्शित किया गया था। अवनींद्रनाथ की कुछ कृतियाँ जो जीवन के गहरे रहस्य और दर्शनी को व्यक्त करती हैं, उनमें यात्रा का अंत, जर्नीज एंड, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूबर बोझ का गट्ठर पीठ पर लादे हुए एक थके ऊंट ने अपने भग्न घोड़े धरती पर टेक दिए हैं और गर्दन सामने फैला दी है। पोथी भर अर्थ एक ही चित्र में समा गया है। 1913 ईस्वी में जल रंग की वास एवं टेम्परा विधि के सामंजस्य से बना यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। औरंगजेब नामक उनका एक अन्य अति सुंदर चित्र शांति निकेतन के कला भवन संग्रह में संग्रहित है। इसके अलावा उनका औरंगजेब की वृद्धावस्था शीर्षक चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर में, शिष्य रचिता व बांसुरी वादक भारत कला भवन वाराणसी में तथा जेबुन्निसा 1920 से 1925 ईस्वी में वास्तकनी से बनाया गया है। रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित है। उनके बनाए ईरानी शैली के लगभग 25 चित्र श्री कस्तूराबाई लाल भाई के संग्रह में है। इसके अलावा उनके 107 चित्र रविंद्र भारती सोसाइटी व 16 चित्र विक्टोरिया मेमोरियल के संग्रह में है। अवनींद्रनाथ ने मुगल कला से प्रेरणा लेकर 1930 ईस्वी में अरेबियन नाइट्स के फैंटेसी को अपने चित्रों का विषय बनाया। जादुई किस्म की चिड़ियों के चित्र बनाए, संगीत मंडली को जल रंगों में बनाया व गीत गोविंद आदि को प्रेरित चित्र भी बनाए। उन्होंने 1908 ईस्वी से 1910 ईस्वी के मध्य उमर खयाम चित्रावली पूरी की। 1916 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन किया। 1918 ईस्वी में गीतांजलि के लिए चित्र बनाए। 1919 से 1920 ईस्वी में दार्जिलिंग के प्राकृतिक चित्रों के चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 रेखा चित्र भी बनाए। अवनींद्रनाथ की कृतियों पर मुग्ध होते हुए प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक ने लिखा था, अवनींद्रनाथ की कृतियों में मानवीय संवेगों और भावनाओं का सुसंस्कृत रूप उभर कर आया है। उनमें कल्पना की सच्ची लय तथा काव्यात्मक प्रतीकों को मनोरम प्राचुर्य है। उनके चित्र हमें सृष्टि के प्रति यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि हम उनके हृदय की गीत हैं। भारतीय परंपराओं
मिथकों, आख्यानों के साथ साथ प्रकृति के दृश्यों और भारतीय सामाजिक जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाने वाले अवनींद्रनाथ की कृतियों की संख्या बहुत है, जिनमें उल्लेखनीय कृतियों भी इतनी है कि उनका नाम गिना पाना कठिन है। फिर भी उनकी कुछ विख्यात कृतियों में कमल पत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग और वास से बनाया गया है। गणेश जन्नी 1908 ईस्वी में बनाया गया है। अशोक की रानी 1910 में, फेयरीलैंड 1913 में, औरंगजेब दारा सिखों के कटे शीश की जांच करता हुआ 1911 में, बाबा गणेश 1937 में, निर्वासित यक्ष 1904 में, बुद्ध और सुजाता 1901 में, पुरी के समुद्र तट पर अपने अनुयायियों के साथ चैतन्य 1915 में, डैलेंस का अंत 1939 में, कच्छ और देवयानी 1908 में, कृष्ण लीला श्रृंखला 1901 से 1903 में, मूनराइज म्यूजिक पार्टी 1906 में, फाल्गुनी में कवित का बाल नृत्य 1916 में, बीड़ा वादक 1911 में, राधा कृष्ण की छवि देखते हुए 1913 इत्यादि शामिल है। अवनींद्रनाथ के 90 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। इनमें दस्तखत कागज पर टेम्परा पर बनाया गया है। कश्मीर की ओर सम्राट का प्रस्थान कागज पर वास व टेम्परा द्वारा बनाया गया। संथाल बाला कागज पर टेम्परा में बनाया गया है। कालिम्पोंग का उमर खयाम कागज पर जल रंग, महाकाल की धमकी कागज पर जल रंग, तपती नाटक का अंतिम दृश्य कागज पर वास व टेम्परा, शेफाली पुष्प कागज पर वास व टेम्परा, मंजरी डे कागज पर स्याही, राधिका कागज पर जल रंग व वास, कैलाश की कल्पना कागज पर वास व टेम्परा, चागुल बकरी कागज पर जल रंग, अमृत जल कागज पर वास व जल रंग, कृष्ण को पत्र लिखती रुक्मणी, बुद्ध सुजाता, दिवाली, गगन बिहारी गंधर्व, राधा कृष्ण, तिस्रचिता, चंद्र ज्योत्सना, पतझड़, संथाल महिला, बसंत का संदेश, राधिका, प्रभात और संध्या, पदच्युत शाहजहां, नटी पूजा, लुटेरा, एक तारा लिए हुए नटी, भोर का पक्षी, वर्षा ऋतु का आगमन, कवि कंकड़, कृष्ण द्वारा अश्व राक्षस वध, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, वेनसांग, निष्कासित यक्ष इत्यादि उनके अन्य उत्कृष्ट चित्र हैं। अवनी बाबू एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था, जिनका पूरे कला जगत ने हृदय से उपकार माना है। चित्रकला के 6 अंगों पर उनकी लिखी हुई पुस्तक भारत शिल्पेर खड्ग 1914 ईस्वी में बनाई गई है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इस बांग्ला पुस्तक की अंग्रेजी तथा हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। सन 1921 ईस्वी से 1929 ईस्वी के मध्य अवनींद्रनाथ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए कला एवं शिल्प विषय पर जो लिखित व्याख्यान दिया था, बाद में उसी को संपादित कर बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली नाम से एक पुस्तक बांग्ला में प्रकाशित की गई। यह पुस्तक कला जगत में कला आचार्य श्री अवनींद्रनाथ टैगोर की बृहत समझ और गहरी पर्यवेक्षण दृष्टि के कारण सहज ही लोकप्रिय हो उठी थी।
इसके अलावा भारत शिल्प परिचय 1904 में, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी 1914, बंगलार वृत्त 1919, शकुंतला, आपन कथा, घरोया, रंग बैरंग, भारतीय कला व्यवस्था, शिल्पायन, जोड़ा सांकोरधारे इत्यादि उनकी अन्य प्रमुख विख्यात पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बांग्ला भाषा में राज कहानी, भूत परिदेश, चीर पेर पुतुल आदि पुस्तकें लिखी। अवनींद्रनाथ ने बंगाल की अल्पना कला के रेखा चित्र संग्रहित किए, तद विषयक सामग्री जुटाकर एक पुस्तक अल्पना प्रकाशित की। अवनींद्रनाथ संगीत और नाटकों में भी रुचि लेते थे। उन्होंने विचित्रा क्लब रविंद्रनाथ द्वारा 1915 ईस्वी में स्थापित द्वारा आयोजित कई नाटकों में अभिनय किया। रविंद्रनाथ के ही नाटक डाकघर व फाल्गुनी में भी मुख्य भूमिका अदा की है। मंच निर्माण एवं साज सज्जा में भी उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ का परिचय मिलता है। अवनींद्रनाथ टैगोर एक कलाकार ही नहीं बल्कि महान कला गुरु भी थे। उनकी शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। नंदलाल बोस, आशित कुमार हालदार, जितेंद्र नाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, शैलेंद्र नाथ डे, शारदा वकील, के वेंकटप्पा, सुरेंद्र नाथ गांगुली, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, शमी उजम्मा, हाकिम मोहम्मद खान, दुर्गेश चंद्र सिंह इत्यादि उनके योग्य शिष्यों ने उनकी परंपरा बंगाल चित्रशैली को विकसित करने के साथ साथ अपनी निजी क्षमताओं से अपूर्व ख्याति पाई। कला गुरु के रूप में अवनींद्रनाथ की उदार सहृदयता और वात्सल्यता को उनके प्राय सभी शिष्यों ने भरे मन से याद किया है और रेखांकित किया है कि उनके जैसा उदार गुरु हमेशा नहीं मिलता। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उन्होंने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीज़ें बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटों, कार्टून कुटुम्ब शैली में खिलौनों, जिनमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का प्रयोग किया, इनको शामिल किया जाता है। अवनींद्रनाथ के अपने मुखौटों के जरिए समाज की बुराइयों को उजागर किया। अवनींद्रनाथ ने कास्ट में कई शिल्प गढ़े जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसी संग्रहालय में उनके द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुम्ब कृति उल्लू काष्ठ से निर्मित भी सुरक्षित है। सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य अंतिम प्रयाण संभवतः उनका अंतिम चित्र है। अवनींद्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का कार्य जो महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने संपन्न किया। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचा लिया और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया जो उनका अधिकार था। और 1942 ईस्वी में विश्व भारती पत्रिका के एक अंक जो अवनींद्रनाथ टैगोर पर केंद्रित था में प्रसिद्ध समीक्षक मार्क्वेस जेटलैंड ने लिखा था कि अवनींद्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज पूरे यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे कला आंदोलन के जन्मदाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देसी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का समर्थक है। प्रदर्शनियों में अवनी बाबू अपने चित्र केवल 1-2 रखते थे और शेष अपने शिष्यों के। उनके अपने चित्र जब बिक जाते और कोई उनसे कहता कि आपके एक ही 2 चित्र थे, वे बिक गए, अब मैं आपके चित्र लेना चाहता था।
आपने और चित्र क्यों नहीं बनाए? अवनी बाबू उत्तर देते, यदि सब मैं अपने चित्र लगा दूं तो मेरे शिष्यों की चित्र कौन लेगा? यदि चित्र लेना ही है तो मेरे शिष्यों की चित्र लो। अनेक बार प्रदर्शनियों में ऐसा हुआ कि उनके दो चार चित्र बिक गए, 1000 रुपये हाथ में आए। उनके शिष्यों में से जिसका चित्र कम बिकता उसके चित्रों को अपने नाम से खरीद लिया करते थे। अवनी बाबू को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान मिले और दुनिया भर में उनकी कलाकृतियां सराही गईं। भारत में ही नहीं विदेशी संग्रहालयों में भी उनकी कृतियां बिखरी पड़ी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के इस महान कलाकार की अंतिम अवस्था अभाव विपत्ति में गुजरी। आर्थिक तंगी के कारण जोड़ा सांको तथा कलकत्ता के मकानों को बेचना पड़ा। उन्हें अपने सामने ही बहुमूल्य कृतियों को संरक्षण के अभाव में नष्ट होते देखना पड़ा। पहले पत्नी और बाद में बेटी के आकस्मिक निधन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। अंतिम समय में हाथ कांपने और ठीक से दिखाई न पड़ने के कारण उनका काम करना बंद हो गया था। वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में, 4 मार्च को कलकत्ते में श्री अवनींद्रनाथ के दर्शन किए। इसके पहले सन 1938 ईस्वी में जोड़ा सांको के भवन में श्री पूर्णचंद नाहर के साथ मैं उनसे मिल चुका था। आज जोड़ा सांको से अपने जीवन काल में ही निर्वासित होकर बैरकपुर ट्रंक रोड के गुप्त निवास के ऊपरी बरामदे में अकेले बैठे उन्हें देखकर मन खिन्न हो गया। आज भी उनके मुख पर बादशाही शान दिखी। क्या इसी दिन की अनुभूति के लिए उन्होंने युगों पहले सिंहासनच्युत शाहजहां का चित्र बनाया था? 50 वर्षों की निरंतर कला साधना के बाद स्वदेशी कला के पक्षधर इस महान कलाकार ने 15 दिसंबर 1951 ईस्वी को अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। युगांतकारी कलाकार के निधन से पैदा हुआ शून्य आज तक नहीं भर सका है, परंतु भारतीय परंपरा और अपनी जड़ों की खोज का सिलसिला उनकी प्रेरणा से अबाध गति से जारी है। ऐसे महानतम कला सृष्टि कला गुरु तथा आचार्य अवनी बाबू के प्रति यह देश सदा सदा के लिए कृतज्ञ रहेगा।